हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, सब मौज। बच्चे, इस वीडियो में ये जो अपना सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 2024 का एग्जाम हुआ है ना, उसमें जो आपका जो पेपर है फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका मैं क्वेश्चन पेपर का पूरा रिव्यू एनालिसिस विद आंसर्स बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में बने रहें जल्दी से। और मैं जल्दी जल्दी एक काम करता हूं, उनको पेपर का एनालिसिस करके देता हूं। बच्चे लोग पूछ रहे थे, भैया ये पेपर को आप कैसा मार्क करोगे, डिफिकल्टी कैसा? अच्छा क्वेश्चन पेपर है, इट इज गुड क्वेश्चन पेपर। जो बच्चे लोग थोड़ा पढ़ाई किए होंगे वो बच्चे लोग ठीक से आंसर कर पाएंगे। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ाई किए होंगे तो इस क्वेश्चन पेपर में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। मेरे को पता आप सब ट्यून इन किए हो कि फटाफट आप ये बताओ कि करेक्ट आंसर्स क्या थे। यस, मैं आपको फटाफट अब आंसर्स बताने वाला हूं। तो बच्चे, ये जो पेपर है ये है सीएमए फाउंडेशन का दिसंबर 2024। एग्जाम कब हुआ है? 15 दिसंबर 2024 को एग्जाम हुआ है। अब इसके जल्दी से आंसर्स की को जल्दी से चेक कर लेते हैं कि क्या सही आंसर होना चाहिए था। एक एक करके क्वेश्चन पढ़ता हूं, मैं आंसर बताते जाता हूं। देखो, पहला क्वेश्चन है, एक्सपेंस इनकर्ड टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग अ न्यू फैक्ट्री इज डैश एक्सपेंडिचर। तो भैया ये इसका आंसर होना चाहिए ए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। द फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग हैज डैश पिलर। फ्रेमवर्क, देयर आर 4 फ्रेमवर्क्स ऑफ अकाउंटिंग, तो ये होगा आंसर सी, ये 4 हो गया। फिर अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ये अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया। बोलता है लेजर फोलियो कॉलम इन जर्नल इज फिल्ड एट द टाइम ऑफ। कब फिल करते हैं? पोस्टिंग करते वक्त। तो ऑप्शन नंबर बी, ये पोस्टिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है, द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम अपेयरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक। वो डिस्काउंट अलाउड का कॉलम होता है, उसका टोटल कहां पोस्टिंग होता है? तो हम जब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में जाएंगे, डिस्काउंट अलाउड करके टू सन्ड्री करके पोस्टिंग करेंगे, मतलब ये डेबिट साइड में पोस्टिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। 55 हो गया। 56 में क्या था? नहीं, 51 से चालू हो रहा है, और इसके पहले दूसरा लॉ का पेपर भी था ना, 50 क्वेश्चन। वही यहां पर पूछ रहा है, क्या बोल रहा है? लास्ट लाइन पढ़ता हूं पहले। वाइल ड्राफ्टिंग बीआरएस इफ बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है। कैश बुक किसको बोला? स्टार्टिंग पॉइंट। बीआरएस का क्वेश्चन दे दिया। तो भाई साहब यहां बोला चेक रिसीव फ्रॉम डेटर 22,400 का हैज बीन रिकॉर्डेड एज 24,200 इन कैश बुक। कैश बुक में ज्यादा लिख दिए ना, ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए, तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया था। वाइल द सेम हैज बीन कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन बैंक 22,400, बैंक में सही गया। हाउ शुड इट बी ट्रीटेड? तो वही है कि कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ गया था, पासबुक में ठीक ही था। कहां से कहां जाना है? कैश बुक से पासबुक क्या करोगे? लेस। कितना लेस? इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? 1800। तो ऑप्शन नंबर ए, 1800 डिडक्ट करेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर, ध्यान से पढ़ना था, नॉट ट्रू अबाउट ट्रायल बैलेंस। इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, मतलब कौन सा फॉल्स है? इट इज मैंडेटरीली प्रिपेयर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होता ये तो अलग से स्टेटमेंट बनता है। इट प्रूव्स अकाउंटिंग एक्यूरेसी, नहीं, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी। तो तीनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ 24,000 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। इसका एंट्री होता है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, शुड बी डेबिटेड टू विच अकाउंट? तो वही तो बोला, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो क्या है, बोल रहा है सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर सेल ऑफ एसेट है, इसको सेल्स अकाउंट में तो सेल ऑफ गुड्स, कैपिटल को रेवेन्यू बना दिया, प्रिंसिपल एरर है, तो इट इज अ एरर ऑफ क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। नेक्स्ट आगे बोलता है ऑब्सोलेंस मींस डिक्लाइन इन द वैल्यू ड्यू टू ऑब्सोलेंस। हाँ, ऑब्सोल्यूट हो गया एसेट, क्यों? तो ऑप्शन नंबर डी है, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये तो मैं थ्योरी जब पढ़ाता हूं उसमें पूरा डिटेल में बताता हूं। जितना क्वेश्चन है ना सब क्लास में पढ़ाया हुआ है तुम लोग को, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन अ कंसाइनमेंट अकाउंट सेल्स कौन किसको देता है? इट इज गिवन बाय कंसाइनी टू कंसाइनर, ऑप्शन नंबर सी। On 1st March, Hardik of Ahmedabad consigned 300 bales of cotton to Karthik of Coimbatore, costing 1,50,000. Total cost कितना है? 150. Cost है, हाँ, to be sold at an invoice price of 25% on sales. 25% on sale मतलब CP, IP, load अगर बात करें, load 25 है, on sale मतलब ये 100 है, तो cost कितना है? 75. What amount should consignment to Coimbatore account be credited to account for loading on goods sale? Load कितना होगा? 1,50,000 कॉस्ट है, कॉस्ट को कॉस्ट से डिवाइड कीजिए, लोडिंग चाहिए, लोडिंग से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आंसर कितना आएगा? 50,000।
तो ऑप्शन नंबर डी ये आंसर होना चाहिए 50,000। ठीक है, नेक्स्ट और क्या पूछ रहा है, बोलता है ऑन 1st January 24 कल्पित ड्रॉज अ बिल वर्थ 3 लाख ऑन शिवम फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का बिल है। कल्पित गॉट द बिल डिस्काउंटेड ऑन 4th of January। ठीक ही है, 3 दिन बाद। उसके बाद 12% पर है ना, बोलता है डिस्काउंट का अमाउंट कितना बताओ। तो मेरा बिल था 3 लाख रुपीस का, इसमें इंटरेस्ट है 12%, 3 महीना का डिस्काउंट हो रहा है, 3 महीना पहले, 3 3 9 9,000 9,000। तो ये ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए 9,000। नेक्स्ट, when a bills of exchange is honored on maturity, honor हो गया in the books of drawee, drawee मतलब जिसके लिए बिल्स पेबल है, डैश इज डेबिटेड। तो ड्रॉई एंट्री करता है बिल्स पेबल टू बैंक ना, ठीक है ना। तो क्या डेबिट होगा पूछ रहा था, तो आंसर है बिल्स पेबल। ठीक है, यहां तक तो मेरे को अभी तक कोई ज्यादा तकलीफ वाला काम नहीं लगा। नेक्स्ट ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। व्हाट विल बी द काउंटिंग एंट्री फॉर गुड्स टेकन बाय को-वेंचरर इन केस ऑफ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। सेम सेट नहीं है, सेपरेट सेट है। ज्वाइंट वेंचर में लिखता था बाई को-वेंचरर, याद आ रहा है। तो को-वेंचरर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, तो ऑप्शन नंबर बी को-वेंचरर डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, ये होना चाहिए। नेक्स्ट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ, ज्वाइंट वेंचर भैया प्रॉफिट लॉस निकालने वाला अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी नॉमिनल। बोलता है मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्यों बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए। तो वही ऑप्शन नंबर ए है, टू एसेरटेन प्रॉफिट और लॉस ऑफ ज्वाइंट वेंचर। 67 हो गया। 68 देखो, वर्क इन प्रोग्रेस गेट्स रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्क इन प्रोग्रेस सुना, एक तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखाई देता है और दूसरा बैलेंस वर्क इन प्रोग्रेस बोल रहा हूं, हाँ वर्क इन प्रोग्रेस। एक तो मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट और क्रेडिट साइड में आता है, ओपनिंग और क्लोजिंग WIP, और दूसरा ये बैलेंस शीट में दिखाई देता है, और तो कहीं नहीं आता है WIP। तो वही बोल रहा कहां आता है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होना चाहिए। नेक्स्ट 69, द बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस। अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में है तो इसका एडजस्टमेंट एंट्री हो गया, सिर्फ एक इफेक्ट होगा, डेप्रिसिएशन पीएल के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी डेबिट टू पीएल अकाउंट। नेक्स्ट 70, एन एसेट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस इज नोन एज, इधर तो बेसिक में पढ़ा हुआ रहता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब टैंजिबल एसेट, और जिसका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता इनटैंजिबल। छोड़ो ना वो सब, अभी तो सब आंसर्स चेक करना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अब ये बढ़िया क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन वैसे बढ़िया तो क्या इजी है तुम लोग के लिए, बट मैं बोल रहा हूं मतलब इफेक्ट वाइज अच्छा है। इन अर्जुन्स गारमेंट बिजनेस फॉर द ईयर एंडेड 23-24, ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 1st April 23 एंड 31st March 24, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है और ये 2 लाख क्लोजिंग स्टॉक है। परचेज भी दे दिया 950 का। ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स, बोला COGS का 30% प्रॉफिट है। बोलता है सेल कितने का है, तो सुनो ना, ओपनिंग अपना 250 है प्लस परचेज अपना 950 है माइनस क्लोजिंग स्टॉक अपना कितना था 2 लाख है। तो ये करने से COGS आ जाएगा, देख लेते हैं भाई, 250 प्लस 950 माइनस 2 लाख, ये आ जाता है 10 लाख। और प्रॉफिट बोला 30% जोड़ लो ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो 13 लाख आंसर होना चाहिए, विच इज ऑप्शन नंबर ए 13 लाख। मैं बस फटाफट लिख दे रहा हूं, आंसर कैसे आ रहा है वो भी थोड़ा सा बता दे रहा हूं, थोड़ा सा तुमको खुशी हो जाएगा भैया, ये पूरा बात पता चल गया भैया कैसे हो रहा है, और कुछ नहीं है। लो जी हटाओ 72, ये तो कितना बार किया हुआ तुम लोग का, बुक में ही है। एन अमाउंट ऑफ डोनेशन रिसीव बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पज, जिसको स्पेसिफिक डोनेशन बोलते हैं, ये कैपिटल रिसिप्ट होता है। तो वही बोला ये क्या है, बोल रहे कैपिटल रिसिप्ट है, और क्या। नेक्स्ट 72 का 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इनकम स्टेटमेंट ऑफ NPO, इनकम स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये भी ठीक ही है। इसके बाद बोलता है अ सोशल क्लब a social club received subscription worth 19, मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग देयर, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आया है इन कैश ड्यूरिंग देयर, ठीक है। ascertain the amount of subscription to be credited to income and expenditure, income and expenditure में कितना जाएगा पूछ रहा है। तो अपने को फिगर तो एक रिसिप्ट का दे दिया 119, बहुत बढ़िया। आगे बोल रहा है सब में अरियर, मतलब
आउटस्टैंडिंग अक्रूड 31 मार्च 23 को इतना है, 24 को इतना है। 23 मतलब ओपनिंग अक्रूड, ये क्लोजिंग अक्रूड। जितना मुझे पता है कि ओपनिंग अक्रूड लेस कर देना चाहिए और क्लोजिंग अक्रूड ऐड कर देना चाहिए। ये करेगा तो कितना आएगा 125, ऑप्शन नंबर ए 125 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। बोलो ओपनिंग अक्रूड लेस क्लोजिंग ऐड 75। देख लो भाई, आधा दूर पहुंच गए हम लोग पेपर के। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एनपीओ कौन से नेचर का है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट रियल अकाउंट है, वो कैश बैंक बैलेंस दिखाता है। हाँ रियल है, रियल इन नेचर, तो ऑप्शन नंबर डी रियल होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर आर शोन, कहां पर दिखाया जाता है? रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट है, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर, ये तो अपना ट्रेडिंग पीएल में जाएगा ना। हाँ ट्रेडिंग पीएल में। और कैपिटल नेचर का आइटम बैलेंस शीट में जाता है। 77 बोलता है इफ ओपनिंग कैपिटल 18 लाख है, क्लोजिंग कैपिटल दे दिया और ड्राइंग्स दे दिया, बोलता प्रॉफिट कितना है? तो कहानी पूरा उलट देना चाहिए आपको। हम लोग बोलेंगे भैया आपका क्लोजिंग कैपिटल है 22 लाख का, प्लस ड्राइंग्स है 8 लाख, टोटल 30, माइनस ओपनिंग कैपिटल है 18 का, तो 12 लाख आपका नेट प्रॉफिट आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। देख लो ऑप्शन ए। देखो यहां तक तो मेरे को एकदम टनाटन लगा, मुझे लग रहा है पेपर बहुत बढ़िया आ गया यहां पर। नेक्स्ट, नोटिंग चार्जेस पेड बाय डैश ऑफ द बिल आर रिइंबर्स्ड बाय डैश। नोटिंग चार्जेस पे कौन करता है? जिसके हाथ में बिल होता है, होल्डर ऑफ द बिल, और अल्टीमेटली उठाता कौन है? ड्रॉई, एक्सेप्टर ऑफ द बिल, तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, होल्डर एंड एक्सेप्टर। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ अर्ली डेप्रिसिएशन, सॉरी द अमाउंट ऑफ ईयरली डेप्रिसिएशन अंडर रिटन डाउन वैल्यू मेथड, हर साल तो कम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, डिक्रीज ईयर बाय ईयर, हर साल धीरे धीरे कम होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, बोले इनमें से बेसिक ऑब्जेक्टिव कौन सा है? बोलता है अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना पड़ता है ट्रांजैक्शन को, हाँ सही है। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग रिजल्ट मतलब प्रॉफिट लॉस, हाँ। एसेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस मतलब बैलेंस शीट, हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ऑल द अबव। नेक्स्ट, इफ इनकम आर 27,500, भाई साहब ये रहा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम किस साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। एंड डेफिसिट डेबिटेड टू कैपिटल फंड इज 2600, डेफिसिट किस साइड आता है? इसी साइड आता है, 2600 है। देन एक्सपेंडिचर कितना था? तो ये वाला साइड एक्सपेंडिचर है, इन दोनों का टोटल कर लो तो आएगा 30,100, तो एक्सपेंडिचर आपका कितना था? 30,100, ऑप्शन नंबर डी। 81 तक तो टनाटन है भाई, देख लो 30 क्वेश्चंस करीब हो गया, 31 क्वेश्चंस, पास तो हो गए एग्जाम में अगर यहां तक ठीक ठाक कर लिया तो। आगे देखें क्या पूछ रहा है। बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर मतलब सन्ड्री क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस मांग रहा है, तो क्रेडिटर अकाउंट एक ड्रॉ कर लिया। बोल रहा है व्हेन द ओपनिंग क्रेडिटर 19,000, क्रेडिटर लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस 19,000, कैश पेड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश बोल रहा है 54,800, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव बोल दिया, क्रेडिट परचेस परचेस टू क्रेडिटर, क्रेडिटर में बाई परचेस दे दिया ये फिगर, और आपसे सिंपली पूछ रहा है बताओ इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या निकलेगा। तो कैलकुलेटर उठाइए, 19,000 प्लस 61,200 माइनस 5400 माइनस 1000, ये आ गया 24,400, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बोलो ठीक है। अच्छा 83 देखते हैं फिर, ये भी बीआरएस टाइप के क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है। इन एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब कैश बुक का ओडी बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट उल्टा। अ चेक ऑफ 3655 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है मतलब कहां रिकॉर्ड हो गया समझो, पासबुक में, और डिपॉजिट किया तो पासबुक का बैलेंस तुम्हारा क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। पासबुक उड़ाओ, कैश बुक क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, कैश बुक से पासबुक क्या होना चाहिए? ऐड, बट ओडी है तो रिवर्स करोगे लेस, तो 3655 लेस करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए डिडक्टेड बाय 3655, ठीक है। नेक्स्ट,
लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव बाय क्लब, कैपिटल रिसिप्ट होता है। तो सिमिलर नेचर का दो क्वेश्चन पूछे, और डोनेशन वाला भी पूछ दिया, ये वाला भी सिमिलर नेचर का क्वेश्चन है। सेल्स रिटर्न बुक क्या है? इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, क्योंकि जर्नल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, डे बुक्स में, सब्सिडरी बुक्स में, 8 तरह का डे बुक्स होता है, उसमें से सेल्स रिटर्न डे बुक एक डे बुक है। नेक्स्ट, कैश 7 डील्स विद, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसका? एम्प्लॉय कॉस्ट का है, तो वही है ऑप्शन नंबर बी, एम्प्लॉय कॉस्ट। 87, विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज एप्रोप्रिएट फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री? लोग तो प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करता है, कितना बुक में लिखा हुआ ये सब, तो कॉस्टिंग का क्वेश्चन आ गया प्रोसेस कॉस्टिंग। 88, in case of dash costing the main objective is to ascertain cost that has been incurred in past, हिस्ट्री में हुआ है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, तो ऑप्शन नंबर सी, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। बहुत लोगों को यहां कंफ्यूजन हो सकता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, बट बेटर होगा हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। नेक्स्ट, विच इज द एप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट फॉर सीमेंट इंडस्ट्री? सीमेंट इंडस्ट्री यूज करता है पर टन, तो यहां पर भैया कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। 89, 90 हो गया, 90 कहां गया, 89, हाँ। डैश इज अ डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ कॉस्ट इनटू स्मॉलर डिवीजन एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्ट एंड सर्विस। क्या है ये सर? कॉस्ट सेंटर, तो डेफिनेशन रटा रटा है, डेफिनेशन ही दे दिया, कॉस्ट सेंटर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिफिकेशन कॉस्ट बाय फंक्शन? फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन, तो फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन बार वही होता है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, वही सब, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 92 देखते हैं, 91 के बाद 92, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? तुम्हारा इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 93 में क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम द गिवन डेटा। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ 360, जो माल बेच दिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बनाया 340 का है। ओपनिंग इन्वेंट्री 180 का। अच्छा सुनो ना, अगर ओपनिंग तुम्हारा 180 का था पहले से माल, तुमने प्रोडक्शन किया, इस बार बनाया कितने का? 340 का, तो तुम्हारे पास टोटल माल कितने का है? 3 4 5 20 का माल है। उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेच दिया, 360 का माल बेच दिया 520 में से, तो कितने का माल बच गया? 160। ऑप्शन नंबर बी, 160 विल बी माय क्लोजिंग स्टॉक, जो बच गया, अनसोल्ड यूनिट्स। ठीक है सर, 93 हो गया। 94, डैश ओवरहेड आर द कॉस्ट इनकर्ड इन हैंडलिंग प्रोडक्शन और सर्विस फ्रॉम द टाइम इट इज रेडी फॉर डिस्पैच और डिलीवर अंटिल इट रीचेज द अल्टीमेट कंज्यूमर। मतलब रेडियो के माल पड़ा हुआ भेजने का, कस्टमर को भेजेंगे माल, बेचेंगे थोड़ी ना, भेजेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बोलते हैं इसको, तो ये ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। सेलिंग तो बेचने का खर्चा है, सेलिंग मत लगा देना। डैश कॉस्ट बाय नेचर ऑफ हाइपोथेटिकल नोशनल कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट किसको बोलते हैं भाई? देखो पता नहीं है क्या? इंप्यूटेड कॉस्ट। इंप्यूटेड कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज नोशनल कॉस्ट। चार्जेबल एक्सपेंस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, दीज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट 97, डैश इज द वैल्यू ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन दैट हैज नॉट बीन चोजन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये तो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ करके पागल हो गया। नेक्स्ट, बैच कॉस्टिंग इज फॉलोड, कौन से इंडस्ट्री में? टॉय मैन्युफैक्चरिंग, है ना। इंटीरियर जो है उसमें तो जॉब कॉस्टिंग यूज होता है। केमिकल इंडस्ट्री जो होता है, कई बार वहां प्रोसेस कॉस्टिंग यूज हो जाता है। रोड ट्रांसपोर्ट के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज होता है, करेक्ट। नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट आर फिक्स्ड पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट टोटलिटी में तो वेरी करता है, पर यूनिट फिक्स्ड है, जो मैं एकदम कॉस्टिंग के पहले क्लास में बताता हूं। फिक्स्ड कॉस्ट इज वेरिएबल पर यूनिट, बट वेरिएबल कॉस्ट इज फिक्स्ड पर यूनिट। आ गया देखो लाइन। लास्ट क्वेश्चन है, बोलता है डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस आर इतना है नहीं इतना। तो भाई साहब, डायरेक्ट मटेरियल बोलता है 232 का है और डायरेक्ट वेजेस बोलता है 2,05,000 है, तो ये दोनों को मिला के प्राइम कॉस्ट हो गया। बोलता है फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड है, बोलता है ये जो आपका वेजेस है ना 2,05,000, उसका 60% है। तो जरा कैलकुलेटर चला लो, 2,05,000 का 60%, तो ये आ गया 123। इसको ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आता है, वही पूछा फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, तो 232 प्लस 2,05,000 प्लस 123, 560।
ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, यही है ऑप्शन नंबर ए आंसर। हो गया। मेरे ख्याल से देखो पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मैंने फटाफट आपको आंसर मार्किंग करा दिया। जो बच्चे लोग ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं बच्चे, वो आंसर आप अपना चेक कर सकते हैं, और जो बच्चे लोग आगे एग्जाम देने वाले हैं तो आपके पास फुल सोल्यूशन है ये क्वेश्चन का। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना अगले एग्जाम के पहले, क्योंकि पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव भी हैं। अगर आप ये पेपर देखो तो इसमें भी 30% जो क्वेश्चन है ना, दे वर रिपीटेटिव इन नेचर, पहले के एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या बोलोगे? मैं बोलूंगा मॉडरेट लेवल, क्योंकि देखो मेरे लिए तो सब आसान है ठीक है ना, वेरी ऑनेस्टली मैं मेरे से पूछोगे, क्योंकि हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं ना बच्चे, तो क्वेश्चन देख देख के ना कई बार एकदम इजी हो जाता है, ठीक है ना हमारे लिए। अब हम लोग क्या बोलते हैं, मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूं, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे इतना स्ट्रांग बने। क्यों? क्योंकि हम लोग भी इतना बार देख लिए ना, हम लोग के लिए तो आसान है। किंतु ऐसे अगर बच्चे के व्यू पॉइंट से सोचे तो मॉडरेट से थोड़ा अच्छा पेपर है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पेपर है, ठीक है ना। इस बार देखो ऐसा नहीं सारा थ्योरी दिया, प्रैक्टिकल और थ्योरी का मिश्रण करना चालू कर दिया है। इसको देख के यही बोला जा सकता है कि इंस्टीट्यूट अब अपने क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को हल्का सा चेंज करने वाला है, इंडिकेशंस देना चालू कर दिया इंस्टीट्यूट। तो अगर आपका एग्जाम हो गया है तो बहुत अच्छा ही हुआ होगा, ऑल द बेस्ट। ये वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, कि जो बच्चे लोग को आंसर चेक करना है उनके साथ, और अब आगे एग्जाम दे रहे हैं तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग पास पेपर को रिवाइज करना चाहते हैं। अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हाँ अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मजा ले लिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, आगे बहुत सारे काम के वीडियोस होंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बना के दूं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जरूर आपकी मुराद पूरे करूंगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और हाँ, इंटरमीडिएट का एक और बात बताना था, ये जो सीएमए इंटरमीडिएट है ना, उसका हम लोग जो नया बैच चालू कर रहे हैं, जो बच्चे लोग जून और दिसंबर 2025 में एग्जाम देंगे ना, उसका हम लोग नया बैच चालू कर रहे हैं 19 जनवरी से। अगर आप इस बैच के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट में भी जा सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, www.abhimanyu.agarwal.com, या फिर देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ठीक है ना। वो कॉन्टैक्ट नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करो, वहां कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसमें क्लिक करके वहां कॉल करके और भी डिटेल्स ले। भैया नंबर एक बार बताना तो 7044333606, फिर से बोल रहा हूं 7044333606, इस नंबर पे कॉल कर लो, या फिर और एक नंबर है 6291763021, इस नंबर पे कॉल करके इंटरमीडिएट लेवल के बारे में हमसे पता कर लो। हमारा अकाउंट्स का, मेरा जो अकाउंट्स है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ाता हूं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिट पढ़ाता हूं, तो उसका एकदम फेस टू फेस बैच चालू हो रहा है 19 जनवरी 2025 से, ठीक है, कोलकाता में। अगर आप कोलकाता के बच्चे नहीं हैं, अगर आप बाहर के बच्चे हैं, मतलब आप कोलकाता में नहीं रहते हैं किंतु बाहर रह के हमारा क्लास करना चाहते हैं, तो भी आपके पास लाइव ऑनलाइन का भी ऑप्शन अवेलेबल है, और आप चाहो तो हमारा गूगल ड्राइव क्लासेस भी अवेलेबल है और पेन ड्राइव क्लासेस भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप और भी कोई भी सब्जेक्ट का क्लासेस लेना चाहते हैं, कोई भी टीचर का, इंडिया के कोई भी टीचर का, तो हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको वो अरेंज करवा के दे सकते हैं। रेदर क्या होता है ना, बच्चे आज के दिन में कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया कौन सा टीचर से लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कौन से टीचर अच्छा है खराब है। बच्चे, कोई टीचर खराब नहीं होता, हर टीचर बहुत अच्छा होता है, सब बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपको कौन सा सूट करेगा ये हम आपको हेल्प कर सकते हैं। यस, क्योंकि क्या होता है ना, हर स्टूडेंट को हर टीचर सूट नहीं होता, नहीं तो इतने, अगर एक ही टीचर से हो जाता ना तो इतने सारे टीचर्स ही नहीं होते। मेरा बात समझ रहे हो ना। तो आपको कौन सा टीचर सूट करेगा ये हम आपको एनालाइज करके आपको बताएंगे, और फिर आपको क्लासेस हम अलाइन करवा देंगे, ठीक है। और भी कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो प्लीज हमें कॉल करो, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। चलो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।